नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी मित्रों अपने एग्ज़ाम की कर रहे हैं। आप जानते हैं, चाहे UPP का पेपर हो या फिर किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा जैसे RO का आ गया या फिर आपका भी लेटेस्ट में जूनियर असिस्टेंट का आया है, UP PET का आया है, UPPCS का है, जो भी भर्तियां हैं, जो भी परीक्षाएं हैं जहां GS पूछा जाता है मित्रों, जर्नल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, वहां के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम इसे खास टारगेट दे रहे हैं UPP री एग्ज़ाम के लिए। और UPP री एग्ज़ाम का ये आपका प्रैक्टिस पेपर 2 है मित्रों। इससे पहले प्रैक्टिस पेपर 1 हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसमें मित्रों आपके 38 क्वेश्चंस होंगे। इन टॉप 38 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसमें आपका हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, साइंस भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, यूपी स्पेशल भी होगा। इसके साथ साथ आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी या फिर विविधि, जो भी डाटा है सब कुछ इसमें समाहित है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधे पेन पेपर उठाना है, हो सके तो MR शीट साथ रखें तो और बढ़िया रहेगा, और गोला काला करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के अध्यक्ष कौन बने? नाम उदय कोटक का दिया गया, शुभ्राकांत पांडा का दिया गया, संजू मेहता और अनीश शाह का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2023। मित्रों आप जानते हैं महिंद्रा ग्रुप के CEO रहे हैं अनीश शाह, उन्हीं को जो है फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो सही जवाब अनीश शाह के साथ देना पड़ेगा, डी के साथ आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। नाम चंद्रप्रभा का दिया गया, हस्तिनापुर का दिया गया, किशनपुर और रानीपुर का नाम दिया गया। यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है मित्रों? आप यूपी में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो ये हस्तिनापुर वाला है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार इसके लिए सही जवाब बनेगा। इसका क्षेत्रफल लगभग 2073 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है। और जो इसके स्थापना की बात आती है, ये अभ्यारण्य के रूप में 1986 के आसपास जो है अभ्यारण्य के रूप में ये क्या होता है, घोषित हो जाता है। बाकी आप देखेंगे तो आपका चंद्रप्रभा वाला है, ये 1957 में लगभग आ जाता है, लेकिन इसका एरिया जो है आपका चंद्रप्रभा वाले का 78 किलोमीटर स्क्वायर है। आप किशनपुर देखेंगे 1972 में आता है, लेकिन ये किशनपुर का एरिया कितना है, 227 है वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। रानीपुर वाला है ये आपका लगभग 230.31 के आसपास जो है एरिया में है वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा गया था, आपने क्या लगाया, हस्तिनापुर लगाया। 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पद्मा नाम से जानी जाएगी, हिमजुग नाम से जानी जाएगी, किचमुंडक नाम से जानी जाएगी या फिर सांगपो नाम से जानी जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कौन से नाम से जानी जाएगी मित्रों? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से पुकारी जाती है, इसलिए आपको यहाँ सही जवाब डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? नाम आगरा का दिया गया, लखनऊ का दिया गया, कानपुर और वाराणसी का नाम दिया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है मित्रों? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की अगर बात करें तो ये आपका जहाँ भारत कला भवन स्थित है वही वाराणसी में ये भी है। सही जवाब क्या लगाओगे? डी के साथ लगाओगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। आपसे पूछ रहा है राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है, गोमती नदी पर है, केन नदी पर है, टोंस नदी पर है या फिर इनमें से कोई नहीं? राजघाट बांध परियोजना जो है मित्रों यूपी के ललितपुर जिला में चलती है, और यूपी के ललितपुर जिला में आप जानते हैं बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। अब बेतवा का कहीं नाम ही नहीं दिया गया, तो यहां आपको सही जवाब क्या बनाना पड़ेगा मित्रों? आप जानते हैं कि जब बेतवा का नाम नहीं दिया गया है तो आपको डी के साथ आंसर देना होगा। यहां बेतवा याद रखना कि राजघाट परियोजना ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर है, आप जानते हैं। आगे चलें। कई लोग राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, तो याद रखना, ठीक है। आगे चलें। 43 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है धर्मराज स्मारक रथ कहाँ स्थित है? नाम दिया गया खजुराहो में है, महाबलीपुरम में है,
सुचित्रम में है या फिर कांचीपुरम में है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है मित्रों? धर्मराज रथ स्मारक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके महाबलीपुरम में स्थित है, इसलिए आप सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? नाम नीला है, पीला है, हरा है, नारंगी है। किस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य की अगर बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं आप श्वेत प्रकाश में 7 रंग देखेंगे, जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल का मिश्रण होता है। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम है और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जो लाल रंग है मित्रों इसका तरंगदैर्ध्य आपका सबसे ज़्यादा होता है। अब सबसे ज़्यादा इसमें पूछा गया है तो लाल तो ऑप्शंस में ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? लाल की तरंगदैर्ध्य के बाद जो आता है आप देखना, लाल के बाद नारंगी आता है, तो नारंगी का तरंगदैर्ध्य यहाँ दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे लाल है, दूसरे नंबर पे नारंगी है। सही जवाब क्या लगाओगे? डी के साथ लगाओगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई? नाम वाराणसी का दिया गया, ग्रेटर नोएडा का दिया गया, लखनऊ और आगरा का नाम दिया गया। सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है मित्रों? तो जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात होती है तो याद रखना ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में द्रौपदी मुर्मू जी जाती हैं इसका उद्घाटन करने। आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 46 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? नाम न्यूरॉन का दिया गया, सेरिब्रम का दिया गया, नेफ्रॉन का दिया गया और सेरिबेलम का नाम दिया गया। कौन सी तंत्रिका तंत्र का मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है मित्रों? आप देखना तो तंत्रिका तंत्र का मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो न्यूरॉन है, इसलिए आपको सही जवाब न्यूरॉन के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन यानी फ्लाइट्स का जो आयोजन किया गया वो कौन सा शहर है? लखनऊ है, आगरा है, प्रयागराज है या फिर गाजियाबाद है? आपको बताना है कौन से शहर में ऐसा हुआ मित्रों। तो आप देखेंगे तो जो फ्लाई पास्ट का आयोजन हुआ है, ये वायुसेना दिवस की परेड हुई है, वो आपके प्रयागराज में हुई थी, इसलिए आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह का, ये जो राजकीय चिन्ह है स्टेट एम्बल्स हैं वो कब से अंगीकृत किए गए, अडॉप्ट किए गए? नाम 15 अगस्त 1948 का है, 26 जनवरी 1948 का है, 2 अक्टूबर 1947 का है और 26 जनवरी 1950 का है। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया मित्रों? जब राजकीय चिन्ह के अंगीकृत की बात आती है तो याद रखना राजकीय चिन्ह सारनाथ वाराणसी के सबसे ऊपर वाला जो 4 सिंहों वाला आपका शीर्ष स्तंभ है उसी से लिया गया और ये 26 जनवरी 1950 को जो है अंगीकृत किया गया। तो सही जवाब क्या बनेगा? डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डाडाडार शहर में स्थित है। नाम लखनऊ का दिया गया, फतेहपुर सीकरी का दिया गया, आगरा और अलीगढ़ का नाम दिया गया। रूमी दरवाज़ा यूपी के कौन से शहर में है मित्रों? रूमी दरवाज़ा आप लोग देखे होंगे 60 फीट ऊंचा दरवाज़ा है जो लखनऊ में आए हैं। अस्फाउद्दौला नवाब का जो आगे वाला दृश्य है उन्हीं के द्वारा ये भी बनवाया जाता है। कई लोग इसे तुर्किश गेट कहते हैं। तो ये आपके लखनऊ में है। सही जवाब इमामबाड़ा से जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे है 50 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ। कोच्चि में हुआ, भोपाल में हुआ, जयपुर में हुआ या फिर वाराणसी में हुआ? कहाँ पे हुआ मित्रों? आप जानते हैं अखिल भारतीय कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का जो आयोजन है वो केरला के कोचीन में आयोजित हुआ है, इसलिए आपको यहाँ सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? नाम रेटिनॉल का है, राइबोफ्लोविन का है, थायमीन और नियासिन का नाम दिया गया। पानी में घुलनशील नहीं है मित्रों। आप जानते हैं विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल किस में घुलता है? पानी में नहीं घुलता। तो रेटिनॉल आपका किस में घुलता है? विटामिन ए आपके वसा में घुलनशील है मित्रों। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। आप जानते हैं गाजर, हरी सब्जी, दूध, मछली के तेल, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। और
आप जानते होंगे कि वसा में अन्य घुलनशील विटामिनों में ए, डी, ई और के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो आपका विटामिन कौन सा है आप जानते हैं, सी और बी। सी और बी किस में घुल जाते हैं मित्रों, ये आपके पानी में यानी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, बात याद रखना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। नाम एस्ट्रोजन का दिया गया, ऑक्सीजन का दिया गया, एड्रोजल का दिया गया और इंसुलिन का नाम दिया गया। स्त्रीलिंग हार्मोन्स कौन सा है, तो एस्ट्रोजन जो है हार्मोन्स है वो महिलाओं में अंडाशय जो है ना उन कोशिकाओं को स्रावित कर देता है। तो सही जवाब क्या बनेगा, एस्ट्रोजन बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। प्रसिद्ध नैमिसारण तीर्थ स्थल जनपद में किस जिले में उपस्थित है। नाम उज्जैन का है, मथुरा का है, सीतापुर का है, जबलपुर का है। नैमिसारण की अगर बात करें मित्रों तो 88,000 मुनियों की तपोस्थली है नैमिसारण, और ये आपके सीतापुर जिले में पाया जाता है। सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। पूछा गया कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता मैक्सिमम है पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या फिर उपरोक्त सभी में है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किसमें है मित्रों, तो ये कृषि श्रम उत्पादकता जो मैक्सिमम है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। किसमें है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए आपको यहाँ सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है। नाम दिया भारत ने जीता, पाकिस्तान ने जीता, श्रीलंका जीता या फिर बांग्लादेश जीता। मित्रों सितंबर 2023 में जो संपन्न एशिया कप हुआ है उसमें कौन जीता, तो आप जानते हैं भारत ने श्रीलंका को पराजित किया है। किसको पराजित किया, भारत ने श्रीलंका को पराजित किया है। तो जो जीतने वाला देश है वो भारत है, वो विजेता आपका श्रीलंका है, याद रखना। टूर्नामेंट में कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, ये भी बात याद रखना, हो सकता है आगे परीक्षा में पूछ ले। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया। नाम खिलजी वंश का है, गुलाम वंश का है, लोदी वंश और तुगलक वंश की बात हो रही है। किस वंश के सुल्तानों ने देश में सबसे अधिक समय तक शासन किया। चारों के नाम दिए गए, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा दीर्घकालिक वंश तक शासक किसने किया मित्रों, तो आप जानते हैं तुगलक वंश लगभग कब से कब तक रहता है। तुगलक वंश की अगर हम बात करते हैं ये 1320 में लगभग आते हैं और 1412 तक शासन करते हैं मित्रों, तो लगभग 95-96 वर्ष तक करते हैं। और आप देखें तो आपका जो गुलाम वंश का कार्य है 1206 से स्टार्ट होता है, 1290 तक खत्म हो जाता है। आपका खिलजी वंश आता है 1290 से स्टार्ट होता है, 1320 तक खत्म हो जाता है। लोदी वंश आता है, ये 1451 से स्टार्ट होता है, 1526 तक खत्म हो जाता है। और तुगलक वंश आपका 1320 से स्टार्ट होता है, तो 1412 तक चलता है। तो सही जवाब तुगलक वंश लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है। नाम नीरजा भनोट का है, संजना ठाकुर का है, साक्षी मलिक का है और एम विजया लक्ष्मी का नाम दिया गया। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन है मित्रों। अशोक चक्र की अगर बात करते हैं आप जानते होंगे अशोक चक्र शांति काल में बहादुरी के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है मित्रों। आप जानते हैं सितंबर 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा एक प्लेन होता है, फ्लाइट होता है जिसका नाम होता है पैन एम फ्लाइट 73। इसे आप जानते हैं आतंकियों की शिकार हो जाता है, ये पूरा हाईजैक कर लिया जाता है। तो नीरजा भनोट जी जो है सबसे कम उम्र में आतंकवादियों की गोली के शिकार हो जाती हैं और भारत सरकार इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित करती है। तो सबसे कम में कौन आता है मित्रों, आप जानते हैं नीरजा भनोट जी आती हैं। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है और ए के साथ आंसर्स बना लेना है। 58 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा गया भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 5 मई को, 2 जनवरी को, 15 मार्च को या फिर 28 फरवरी को।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए आपको डी के साथ आंसर्स बनाना है। भौतिक विज्ञान के एक जो है वैज्ञानिक रहे, नाम होता है सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, इसीलिए विज्ञान दिवस उसी डेट को मनाया जाने लगा। तो डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? नाम आगरा का है, कानपुर का है, नोएडा और वाराणसी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है मित्रों? तो आप जानते हैं हेडक्वार्टर उसका कानपुर में है, जो यूपी का आर्थिक राजधानी क्षेत्र है। और सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना भी कानपुर में ही हुई थी। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? नाम योजना आयोग की सिफारिश पर, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर, संघीय वित्त मंत्री की सिफारिश पर, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्य मध्य राजस्व के वितरण और भारत की समेकित निधि से राज्यों में राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिश देता है। कौन देता है मित्रों? आपने देखा, इतना लंबा चौड़ा डाटा पढ़ा, फिर आपको पता चला कौन इनको जो है सहायता दे देता है, कौन इनको सिफारिश कर देता है। जब सिफारिश की बात आती है तो केंद्रीय वित्त आयोग अभी आपने देखा है, सही जवाब केंद्रीय वित्त आयोग के साथ ही लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर रहेगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? नाम मीरा कुमार का है, सुषमा स्वराज का है, सोनिया गांधी और मार्गरेट अल्वा का नाम दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आप जानते हैं पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार जी का जो है कार्यकाल रहता है। और मीरा कुमार जी कब चुनी जाती हैं? तो 4 जून 2009 को ये आती हैं और उसके बाद 2014 तक ये लगातार बनी रहती हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आएगा, निम्नलिखित जनजाति समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है यानी सर्वाधिक है? गोंड का नाम है, खरवार का नाम है, थारू का नाम है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम जनजाति कौन सी निवास करती है? 2011 के अनुसार गोंड समूह की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बड़ी जनसंख्या के रूप में मनाई जाती है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। गोंड रहती कहां पे है? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, इन जिलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? नाम पीलीभीत का है, ललितपुर का है, लखीमपुर खीरी का है और बहराइच का नाम दिया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? जब हम दुधवा की बात करते हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मित्रों आपके लखीमपुर खीरी में स्थित है। आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसको ख्याति मिल चुकी है। तो सही जवाब हमें लखीमपुर खीरी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डाटा की अनुशंसा है या फिर किसने सिफारिश की तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बन जाता है? किसान कल्याण सोसाइटी करेगी तो मिलेगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण करेगा तब मिलेगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग से जो है ये सिफारिश होगी फिर मिलेगा, या फिर माप और तौल्य आयोग ऐसा काम करेगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात करते हैं तो कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी अनुशंसा करेगा मित्रों, उसके बाद काम बन जाता है, एमएसपी बन जाती है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर। पढ़ो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपका क्वेश्चन 65 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता और एक विक्रेता होता है तब वह डॉट स्थिति कहलाती है। नाम दे दिया गया, जनता एकाधिकार कहलाती है, विशेष विक्रेता अधिकार कहलाती है, द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती है, या फिर क्रय का एकाधिकार कहलाती है। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता और एक विक्रेता हो तब वह स्थिति क्या कहलाती है? कोई एक ही खरीदने वाला हो, एक ही बेचने वाला हो, तब वह द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती है मित्रों। द्विपक्षीय एकाधिकार के साथ आंसर्स लगाओ, बी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, प्लाज्मोडियम नोसेली होते हैं, प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम होते हैं, या फिर प्लाज्मोडियम
ओवैल होते हैं। आपसे पूछा गया घातक मलेरिया अगर फैला रहा है मित्रों तो प्लाज्मोडियम वंश का प्रोटोजोआ परजीवी होता है और मुख्यतया आप जानते होंगे सीडीसी के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया के द्वारा मनुष्य को प्रभावित कर देते हैं। मैक्सिमम खतरनाक बीमारी होती है प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को माना जाता है। तो आप सही जवाब यहाँ क्या लगाओगे? फैल्सीपेरम का नाम दिया गया, वाइवैक्स ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए आपको बी के साथ आंसर्स मिलान करना है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा मित्रों। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? नाम मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है, राजस्थान का है और महाराष्ट्र का नाम दिया गया। पूछा गया कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। नर्मदा नदी द्रोणी का अगर देखा जाए विस्तार मित्रों तो 86.9% मध्य प्रदेश में, 1.5% महाराष्ट्र में और शेष भाग गुजरात में है। राजस्थान द्रोणी का विस्तार नहीं है, तो यहाँ राजस्थान का जो नाम दिया गया ये गलत है, इसलिए आपको सही जवाब बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा। पूछा गया हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नाम नमचा बरवा का दिया गया, कंचनजंगा का दिया गया, अन्नपूर्णा का दिया गया और माउंट एवरेस्ट की बात की गई है। आपसे पूछा गया हिमाचल या हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? जब हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पूछे तो नमचा बरवा लगाना, अरुणाचल प्रदेश में है, तिब्बत सीमा पर स्थित है और ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग 7756 लगाना। कितना लगाना? 7756 मीटर के आसपास इसका जो है ऊंचाई आप लगा लेना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आ रहा है। कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नाम 5 जून का है, 3 जून का है, 8 जून का है और 22 जून का नाम दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करते हैं मित्रों तो 5 जून को मनाते हैं, इसलिए सही जवाब 5 जून के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का स्थान पूछा गया विश्व लेवल पर 7वें क्रम पे है, 5वें क्रम पे है, 6वें क्रम पे है या फिर 4थे क्रम पे है। अगर विश्व लेवल पर बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत 7वें स्थान पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से 2nd नंबर पे आ जाता है। तो यहाँ सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आएगा। कह रहा है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? नाम जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, राजा राम मोहन राय का और दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया। बुनियादी शिक्षा का जो विचार है वो पहले किसने प्रस्तुत किया था मित्रों? तो बुनियादी शिक्षा का जो विचार है गांधी जी ने अपनी वर्धा योजना में 1937 में प्रस्तुत किया था। कब? 1937 में। कब? 1937 में। तो सही जवाब महात्मा गांधी लगा लो। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। झांसी, दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर का नाम दिया गया। इसमें क्रम पूछ लिया गया सबसे पहले कहाँ पे हुआ। तो आप जानते हैं विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा किया जाता है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर पहले नंबर पे आएगा मित्रों। उसके बाद आप देखोगे तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो जाता है। तो 10 मई 1857 को मेरठ में हो जाएगा मित्रों। इसके बाद कहां जाएगा? इसके बाद आप देखेंगे तो 12 मई 1857 को मेरठ का विद्रोह सैनिक से दिल्ली के एकाधिकार की तरफ बढ़ जाता है। तो ये दिल्ली की तरफ भी कूच कर जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप सही क्रम बिठाओगे तो क्या आएगा? पहले तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 से जैसे स्टार्ट करोगे डी के साथ आंसर हमें मिलाना पड़ेगा। तो डी इज द राइट आंसर लगा लो। फिर झांसी सबसे लास्ट में आंसर रहा, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नाम पुरुषोत्तम दास टंडन का है, मदन मोहन मालवीय का है, मिस राधाकृष्णन का है, स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया। बीएचयू की अगर बात करें तो उसके संस्थापक सदस्यों में आप जानते हैं मित्रों कि किसका नाम आता है? पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम आता है। उसके साथ आप जानते होंगे सुंदरलाल को बनारस हिंदू का पहला कुलपति नियुक्त किया जाता है। तो सुंदरलाल जी का नाम भी याद रखना, सर सुंदरलाल पहले कुलपति होते हैं बीएचयू के। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है। आपसे पूछा गया नाबार्ड। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर नाम दिया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन दिया गया नेशनल बैंक फॉर एसेट्स एंड रूरल डेवलपमेंट, और चौथा ऑप्शन दिया गया न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपसे पूछा गया नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है?
मित्रों नाबार्ड की अगर फुल फॉर्म की बात आती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाम होता है। तो सही जवाब हमें वी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। स्थापना खूब पूछा जाता है, कब हुआ, तो ये 12 जुलाई को स्थापित होता है। 12 जुलाई 1882 का 1982 का यह सन होता है मित्रों, और शिवराम समिति की सिफारिश पर इसे स्थापित किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर खूब पूछा जाता है, तो मुंबई में स्थित है मित्रों, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा आपसे, कह रहा 75 नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? नाम बृहस्पति का है, वरुण का है, अरुण का है और शनि का नाम दिया गया। मित्रों आप सभी ऑप्शंस देख रहे हैं, शनि, अरुण, वरुण, यम सभी के साथ दिया गया है। सभी ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो सही जवाब आप क्या बनाओगे? यहाँ पे अगर आप सही जवाब देखोगे तो यहाँ पे बुध शुक्र के 0-0 उपग्रह होते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होता है, मंगल के 2 हैं मित्रों, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के सब अलग अलग हैं, वरुण के 14 हैं, अरुण के 27 हैं, शनि के लगभग मैक्सिमम उपग्रह हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर शनि के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अब आपको ओवरऑल बताना होगा कि आज की इस क्लास में जो आपका ये प्रैक्टिस पेपर 2 हुआ मित्रों, इस प्रैक्टिस पेपर 2 में 38 क्वेश्चंस रहे। इस 38 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा? सर मित्रों क्लास भी ले रहे हैं, सर आपको हिंदी भी पढ़ा रहे हैं और जीएस भी पढ़ा रहे हैं। जीएस में इस टाइम आपको वो स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि स्वतंत्रता संग्राम वाले क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया है और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाया है। आपने अगर नोट्स बनाया होगा तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। फिलहाल ओवरऑल ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं शोण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।